हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो पिछले क्वेश्चन बैंक एवं मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है, माइक्रो एवं मैक्रो दोनों बुक से संबंधित रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिया गया है मॉडल सेट 2024 से। क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन, अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। ये क्वेश्चन मॉडल सेट 2024 में दिया गया है। इसका सीधा आंसर होगा, यदि अवसर लागत बढ़ती हुई होती है तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, और यदि अवसर लागत स्थिर होती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होती है। क्वेश्चन क्या बोला, अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, या तो अवसर लागत बढ़ती हुई होती है या तो अवसर लागत स्थिर होती है। जब अवसर लागत बढ़ती हुई होगी ना, तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है यानी अवतल होती है, और यदि अवसर लागत स्थिर होती है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा के रूप में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक, आगे पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, काला बाजारी का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन उड़ान मॉडल पेपर 2025 में दिया है, जो निकला है ना उड़ान पाकुड़ वाला मॉडल पेपर, उसमें दिया है मॉडल पेपर 2025 में। काला बाजारी यानी काला बाजार क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग, गलत तरीके से व्यापार बिजनेस करना। काला बाजार वह बाजार होता है जहां अवैध यानी गलत तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। काला बाजार में कानूनी नियमों का उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग मतलब गलत तरीके से बिजनेस करना, कानूनी नियमों को तोड़कर उसका उल्लंघन करके। ठीक है, अवैध तरीके से, गलत तरीके से। जैसे कि जब कोई वस्तु का कीमत मार्केट में बढ़ने वाला होता है भविष्य में, तो कुछ दुकानदार क्या करता है, मार्केट से उस वस्तु को खरीद करके स्टॉक करना चालू कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि दाम बढ़ने वाला है। तो मार्केट से उस तरह का वस्तु को खरीद करके अपना गोदाम में स्टॉक कर देता है, जिससे मार्केट में वस्तु घट जाता है, और जब बाद में उसका दाम बढ़ता है तो फिर गोदाम से उस वस्तु को, स्टॉक से उस वस्तु को निकलता है और बेच के अधिक लाभ कमाता है। ये तो कानूनी नियमों का उल्लंघन है, ऐसा करना अवैध है, गलत है, लेकिन करता है आदमी लाभ के चक्कर में, लाभ कमाने के लिए, अधिक आय कमाने के लिए। इसको ब्लैक मार्केटिंग, गलत तरीके से बिजनेस करना कहते हैं। ठीक है, काला बाजारी। आगे पढ़िए। अगला सवाल 3 नंबर है, कीमत रेखा क्या है। मॉडल सेट 2025 में दिया है, उड़ान जो निकला है, उड़ान मॉडल पेपर पाकुड़ वाला, उसमें दिया है। ठीक है, कीमत रेखा क्या है, तो हम तो पढ़ाए हैं। कीमत रेखा मतलब होता है औसत आगम रेखा, यानी फर्म का मांग वक्र, पढ़ाए तो हैं। फर्म का मांग वक्र यानी औसत आगम वक्र को कीमत रेखा भी कहते हैं। पढ़िए, कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है, जो बाजार कीमत एवं उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताती है। इसे औसत आगम रेखा भी कहा जाता है, यानी AR = प्राइस। बोलिए, कीमत रेखा बोला है तो कीमत बराबर होता है औसत आगम, यानी कीमत रेखा मतलब औसत आगम रेखा होगा, और औसत आगम रेखा को मांग रेखा भी कहते हैं, मांग वक्र भी कहते हैं। मिला के बोल दीजिए, कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है, जो बाजार कीमत एवं उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताती है। इसे औसत आगम रेखा भी कहा जाता है, यानी AR = प्राइस। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 4 है, हरित GNP क्या है। ये क्वेश्चन आया था जैक 2020 में, जैक बोर्ड 2020 में क्वेश्चन दिया था, हरित GNP क्या है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं। आंसर होगा, हरित GNP उस GNP को सूचित करता है जो देश में प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। क्या बोला, हरित GNP यानी देश हरा भरा होना चाहिए, उसके साथ जो GNP आकलन होगा उसको बोलेंगे हरित GNP। ठीक है, तो हरित GNP उस GNP को सूचित करता है यानी बताता है जो देश में प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग यानी उसका प्रयोग उचित रूप में करना है, अस्थायी सीमित करना है, एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैक 2020 में दिया था। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 5 है, तरलता पसंदगी क्या है। ये क्वेश्चन दिया मॉडल सेट 2025 में, पाकुड़ वाला उड़ान मॉडल सेट में। ठीक है, तरलता पसंदगी क्या है, ये तो पढ़ाए हैं। मुद्रा को धन के अन्य रूपों जैसे संपत्ति, कोई गाड़ी घोड़ा, जमीन, फ्लैट, घर, बॉन्ड या पूंजीगत सामान आदि में रखने के बजाय अपने पास नगद यानी कैश तरल रूप में रखना तरलता पसंदगी कहलाता है। क्या समझे, मुद्रा को यानी पैसा को धन का जो अन्य रूप होता है, यानी पैसा से हम सोना खरीद लिए,
घर खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, ठीक है। तो बोलता है कि संपत्ति, बॉन्ड, पूंजीगत सामान आदि में रखने के बजाय अपने पास नगद यानी कैश तरल रूप में रखना पसंद करना तरलता पसंदगी कहलाता है, ठीक है। आगे पढ़िए। अगला सवाल है, मंदी से क्या तात्पर्य है? मंदी का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन दिया है पाकुड़ वाला मॉडल सेट 2025 में, ठीक है। मंदी में क्या होता है? देखिए, बाजार मंदा है, इसका मतलब लोग के पास जब आय रोजगार घट जाता है तो वह वस्तु का मांग कम करता है, जिससे कम कीमत पर भी वस्तु बेचने के लिए उत्पादक दुकानदार मजबूर हो जाता है, फिर भी वस्तु नहीं बिकता है, जिसके कारण अगला बार फैक्ट्री में, उद्योग में उत्पादन घट जाता है। यानी जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आय रोजगार घट जाती है तब बाजार में वस्तुओं की मांग घट जाती है, जिसके कारण उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इस स्थिति को मंदी कहा जाता है। यानी मंदी का अर्थ क्या है? मंदी का अर्थ है अर्थव्यवस्था में लोगों के पास आय रोजगार कम होना, बाजार में वस्तु का मांग कम होना, बाजार में भीड़ कम होना, चहल पहल कम होना, जिससे उद्योग में, उत्पादन क्षेत्र में वस्तु का नया उत्पादन कम होना, ठीक है। इसको मंदी कहेंगे। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 7 है, खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन यानी FAD सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन जैक 2022 में दिया था। खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत दिया था अमर्त्य सेन ने। कौन दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था, याद रखिएगा, अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अमर्त्य सेन कौन है? भारत का प्रथम अर्थशास्त्री जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये प्रथम अर्थशास्त्री है। कब? 1998 में, ठीक है, 1998 में अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत दिया था, यानी फैड सिद्धांत, FAD, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जैक 2022 में आया है। आगे पढ़िएगा। सवाल नंबर 8 है, एकाधिकार बाजार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? ये क्वेश्चन दिया था जैक मॉडल पेपर 2023 में, ठीक है। देखिए, एकाधिकार बाजार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है? तो पढ़ाए तो हैं। एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता होता है, विक्रेता का वस्तु का सप्लाई पर, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, और वह अकेला विक्रेता, अकेला फर्म स्वयं कीमत तय करता है। तो एकाधिकार बाजार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होता है, क्योंकि वह अकेला है तो वह कीमत सीमांत लागत से अधिक तय करेगा, अधिक रखेगा। यानी अर्थात कीमत ग्रेटर देन सीमांत लागत, प्राइस ग्रेटर देन MC होगा, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, प्राइस से कम होगा, यानी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता में, तो पूर्ण प्रतियोगिता में हो जाएगा कीमत बराबर सीमांत लागत, यानी प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन एकाधिकार में क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कम होगा, यानी प्राइस ज़्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। आगे पढ़िए। सवाल नंबर 9 है, बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है जैक मॉडल पेपर 2023 में। बाजार की शक्तियों का वर्णन कीजिए। आंसर, बाजार में किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने वाली 2 शक्तियाँ वस्तु की मांग एवं पूर्ति होती है। सही बात है। बाजार का शक्ति क्या है? तो बाजार में कीमत तय होता है वस्तु का कितना खरीदारी है, कितना बिक्री है, यानी कितना मांग और कितना पूर्ति, उसको देखते हुए, ठीक है। तो बाजार का 2 शक्ति होता है, वस्तु का मांग और पूर्ति, यानी किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होती है जहाँ वस्तु की मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। तो बाजार का 2 शक्ति क्या है? मांग और पूर्ति है। उसी के द्वारा ही कोई वस्तु का कीमत तय होता है। जैसे कोई वस्तु का मांग पूर्ति से अधिक होगा तो कीमत बढ़ जाएगा, यदि कोई वस्तु का मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा करना है, तो फिर दाम कम करना पड़ेगा दुकानदार को। तो मांग पूर्ति के अप डाउन होने से ही दाम तय होता है, दाम कम बेसी होता है, ठीक है। तो बाजार का 2 शक्ति है, खरीद बिक्री यानी मांग पूर्ति। आगे पढ़िए। अगला सवाल है, आयात प्रतिस्थापन क्या है? ये क्वेश्चन जैक 2022 में आ चुका है। आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादित किया जाता है। देखिए, हम जो वस्तु विदेश से खरीदते हैं, आयात करते हैं, यदि विदेशी व्यापारी उसका कीमत बढ़ा दिया, हमको अधिक पैसा देना पड़ रहा है उसके बदले, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे जाओ, नहीं लेंगे तुम्हारा। हम क्या करेंगे? उसी का जैसा वस्तु अपना देश में उत्पादित करेंगे, उसको बोलेंगे निकट स्थानापन्न वस्तु। तो आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न देश में ही उत्पादित किया जाता है, ताकि देश से ही लोगों को मिले, विदेश के भरोसा में नहीं रहना है, ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है। यही है आयात प्रतिस्थापन, ठीक है। जो आयात कर रहे थे उसके स्थान पर देश में ही वस्तु बना रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन 11, अर्थव्यवस्था में साख निर्माण यानी साख सृजन किसके द्वारा किए जाते हैं?
ये क्वेश्चन दिया था जैक 2022 में, ठीक है। जैक मॉडल पेपर 2022 में दिया है कि अर्थव्यवस्था में साख निर्माण साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो हम पढ़ाए हैं साख नियंत्रण किया जाता है केंद्र बैंक के द्वारा और साख निर्माण साख सृजन किया जाता है व्यापारिक बैंक के द्वारा। याद रखिएगा, साख सृजन साख निर्माण बोलेगा तो व्यापारिक बैंकों द्वारा, अब बोलेगा साख नियंत्रण तो केंद्र बैंक आरबीआई द्वारा, ठीक है। आगे पढ़िए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, निजी वस्तु एवं सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन दिया है मॉडल पेपर 2022 में, ठीक है, कि निजी वस्तु एवं सार्वजनिक वस्तु में क्या अंतर है। आंसर, निजी वस्तुओं को खरीदना होता है। निजी मैंने क्या, अपने लिए, सार्वजनिक नहीं, सबके लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए। मान लीजिए सोना हुआ या कपड़ा हुआ, मोबाइल हुआ, कार हुआ, ये निजी वस्तु हुआ। निजी वस्तुओं को खरीदना होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं का इस्तेमाल मुफ्त में किया जा सकता है, निःशुल्क मिलता है सरकार द्वारा। निजी वस्तुओं का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होता है, यानी निजी वस्तु का मालिक निजी व्यक्ति होता है, कोई संस्था होता है। वहीं सार्वजनिक वस्तुओं का स्वामित्व यानी मालिक सरकार के पास होता है, ठीक है। यानी सार्वजनिक वस्तुओं का जो कंट्रोल है उस सरकार के हाथ में होता है। जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, मोबाइल, कार निजी वस्तु है, जबकि सड़क, पुल, स्कूल, हॉस्पिटल आदि सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है। सार्वजनिक माने सबके लिए, जिसका यूज सबको समान करेगा, जिसके यूज में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर मिलेगा, तो वो सरकार देगा, निःशुल्क देगा, ठीक है। सड़क, पुल, नहर, बांध, स्कूल हो गया। और निजी माने क्या, निजेर माने अपना, बांग्ला भाषा में क्या होता है, निजी माने निजेर माने अपन, ठीक है, अपना, ठीक है। तो अपना क्या होगा, कार होगा, मोबाइल होगा, घड़ी होगा, पंखा होगा, ये सब अपना होगा। चलिए आगे पढ़िए। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, पढ़िए सवाल नंबर 13 है, आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है। ये क्वेश्चन दिया मॉडल पेपर 2024 में। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या, इसको हम लोग पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में। बोलता है कि मुद्रा किस प्रकार दूर करता है, इसको पढ़िए। आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु या सेवा का दूसरी वस्तु या सेवा के साथ सीधा विनिमय होता है। इसीलिए इसमें विनिमय केवल तभी संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास दोनों की आवश्यकता की वस्तु हो और दोनों आपस में लेन देन के लिए तैयार भी हो, परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु या सेवा का दूसरे लोगों का वस्तु सेवा के साथ डायरेक्ट लेन देन, एक्सचेंज, अदला बदली किया जाता है। तो ये संभव कब होगा, जब मेरा आवश्यकता का वस्तु आपके पास है और आपका वाला मेरे पास है। मेरा वाला आपके पास मिल गया और यदि आपका वाला मेरे पास नहीं है तो फिर नहीं होगा। आपका वाला मेरे पास है, मेरा वाला आपके पास नहीं है तो फिर नहीं होगा। कभी है तो दूर दूर है तो फिर नहीं होगा। कभी दोनों के पास दोनों का आवश्यकता का वस्तु है लेकिन लेन देन के लिए तैयार नहीं है, झगड़ा है पहले से टेंशन है, दिक्कत है, तो फिर नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है परंतु ऐसा संयोग सदैव संभव नहीं है, ऐसा जोड़ा मिलना सदैव संभव नहीं है। मुद्रा का आविष्कार से यह समस्या दूर हो गई है, क्योंकि अब मुद्रा के बदले प्रत्येक वस्तु को बेचकर उससे अपनी आवश्यकता की कोई भी वस्तु खरीदा जा सकता है, ठीक है। मुद्रा के द्वारा अब समस्या हल हो गया है। अब हम लोग पैसा के द्वारा अपना वस्तु बेच देंगे और उस पैसा से अपना आवश्यकता का कोई वस्तु खरीद लेंगे जो मेरा जरूरत है। आगे पढ़िए, सवाल नंबर पढ़िए 14, विदेशी निवेश से क्या समझते हैं। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन दिया मॉडल पेपर 2022 में। पढ़िए आंसर, जब कोई घरेलू निवेशक मैंने देश का व्यापारी बिजनेसमैन किसी विदेशी देश में किसी संपत्ति का स्वामित्व खरीदता है, यानी विदेश में कोई कंपनी खरीदता है, कंपनी का मालिक बनता है और उसमें अपना पूंजी लगाता है, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। इसमें एक देश से दूसरे देश में पैसे का आदान प्रदान होता है। विदेशी निवेश से देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, दोनों देश के लोगों को फायदा होता है, ठीक है। विदेशी निवेश होगा तो हमारा देश में कितना विदेशी कंपनी निवेश किया पैसा, मोबाइल कंपनी है, गाड़ी कंपनी है, बहुत तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान का कंपनी है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ का कंपनी है जो यहाँ आया है, अपना कंपनी लेकर के पैसा लगाया है या मेरे कंपनी पर पैसा फंसाया है और इससे दोनों देश के लोग को मैंने फायदा हो रहा है, दोनों के देश का अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे सवाल नंबर 15, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट एवं समष्टिगत आर्थिक एजेंट में क्या अंतर है, बोलिए। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट एवं समष्टिगत आर्थिक एजेंट में क्या अंतर है। आर्थिक क्रिया करने वाला व्यक्ति को, आर्थिक निर्णय लेने वाला व्यक्ति को आर्थिक एजेंट कहते हैं। वो व्यक्तिगत तब होगा जब वो काम करेगा छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, और वह समष्टि यानी बड़ा तब होगा जब काम करेगा पूरे देश स्तर पर, ठीक है, काम करेगा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर। पढ़िए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में आय रोजगार करते हैं एवं व्यक्तिगत व्यापारिक निर्णय लेते हैं, जबकि समष्टिगत आर्थिक एजेंट सामूहिक आर्थिक क्रिया करते हैं, देश में पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एवं सामूहिक व्यापारिक निर्णय लेते हैं। जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता
एक दुकानदार, एक फर्म, एक उद्योग आदि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट है, यानी छोटा आर्थिक क्रिया करने वाला व्यक्ति है, जबकि बैंक, सरकार आदि समष्टिगत आर्थिक एजेंट यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक क्रिया करने वाला है। ठीक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया करने वाला है बैंक, सरकार, ये सब। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन दिया गया है जैक मॉडल पेपर 2024 में। ठीक है, उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, बोलिए। देखिए, उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इसका मतलब हो गया कि दो वस्तु का अलग अलग संयोग, अलग अलग बंडल में से उपभोक्ता उसको अधिक प्राथमिकता देगा, उसका चयन करेगा, उसको महत्व देगा जिसमें वस्तु की मात्रा अधिक होगा, उसको पसंद करेगा वो, क्योंकि उससे संतुष्टि, लाभ अधिक प्राप्त होगा। यही है एक दिष्ट अधिमान, यानी जिधर लाभ अधिक दिखेगा उधर एक तरफ चल जाएगा। पढ़िए, उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, इसका मतलब है कि उपभोक्ता किसी भी दो बंडलों में से उस बंडल को ज़्यादा पसंद करता है जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी उपभोक्ता के अधिमान एक दिष्ट है तो वह बंडल 10-8 को 8-6 से ज़्यादा पसंद करेगा। देखिए, 8-6 और 10-8 में क्या अंतर है? 8-8 तो मिल गया, लेकिन यहाँ 6 है, उसमें 10 है, यानी 10-8 को उपभोक्ता 8-6 से अधिक पसंद करेगा। यही है एक दिष्ट अधिमान, यानी दो वस्तु का अलग अलग जोड़ा संयोग में से उसको अधिक प्राथमिकता देगा जिसमें कम से कम एक वस्तु की मात्रा अधिक हो। 8-8 तो मिल गया, लेकिन 6 से 10 ज़्यादा हुआ ना, तो वह 10-8 को 6-8 से अधिक पसंद करेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए, सवाल नंबर है 17। वर्तमान समय में डिजिटल विनिमय के किन्हीं 4 साधनों को लिखिए। ये क्वेश्चन दिया है मॉडल पेपर 2024 में कि वर्तमान टाइम में डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लेन देन के किन्हीं 4 साधन को, 4 माध्यम को लिखना है। डिजिटल विनिमय या डिजिटल लेन देन के 4 साधन ये हैं। पहला है डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, दूसरा है क्रेडिट कार्ड, तीसरा ऑल यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब, और आगे नेट बैंकिंग यानी हो गया सीएसपी से या बैंक से जो भी सब लेन देन करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, नेट बैंकिंग हो गया, बस यही सब है। आगे पढ़िए सवाल नंबर 18। आगे देखिए सवाल नंबर 18 पढ़िए। 18 है, जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? देखिए, बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक हो तो बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? जितना कीमत मार्केट में होना चाहिए स्थिर, उसको बोलेंगे संतुलन कीमत। यदि संतुलन कीमत से बाजार कीमत ज़्यादा हो जाएगा तो विक्रेता यानी उत्पादक खुश हो जाएगा, वो वस्तु का पूर्ति अधिक करना चाहेगा, यानी एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, अधिक पूर्ति की स्थिति उत्पन्न होगा। सिंपल बात है, जो कीमत मार्केट में चल रहा था वो संतुलन कीमत था, स्थिर कीमत था। यदि संतुलन कीमत से मार्केट कीमत अधिक हो जाएगा ना, तो फिर उत्पादक विक्रेता हो जाएगा खुश, वो वस्तु का अधिक सप्लाई, अधिक पूर्ति करना चाहेगा, जिसे अधिक पूर्ति की दशा कहते हैं। ठीक है, अधिक पूर्ति की स्थिति उत्पन्न होगी। और यदि बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम हो जाए तब तो कस्टमर खुश हो जाएगा, तब उपभोक्ता कस्टमर खुश होगा और वस्तु का मांग अधिक कर देगा, जिससे अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसको एक्सेस डिमांड कहेंगे। ठीक है, अभी कीमत बढ़ रहा है तो अधिक पूर्ति होगा, एक्सेस सप्लाई। आगे पढ़िए, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 है, 19। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार क्यों होता है? क्या बोला? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है ना, तो क्यों होता है? ये क्वेश्चन दिया जैक मॉडल पेपर 2022 में। पढ़िए, आंसर देखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे फर्म होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे फर्म होते हैं जो एक समान समरूप वस्तु बेचते हैं, लेकिन किसी एक फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। इसलिए पूरे बाजार में वस्तु की एक समान कीमत प्रचलित होती है और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता को एक समान कीमत देना पड़ता है। क्या समझे? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में ना एक समान समरूप वस्तु को बेचने वाला बहुत अधिक फर्म यानी विक्रेता होता है। तो इसका मतलब है कि लेकिन किसी एक फर्म के पास इतनी क्षमता नहीं होगा, इतना पावर नहीं होगा कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारा है, तो एक का बात तो चलेगा नहीं, एक का बात तो चलेगा नहीं, एक आदमी प्रभावित नहीं कर पाएगा क्योंकि वह सब बहुत सारे लोग हैं, उसको प्रभावित करने देगा नहीं। तब क्या होगा? इसीलिए पूरे बाजार में वस्तु की एक समान कीमत प्रचलित होती है और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता यानी कस्टमर को एक समान कीमत देना पड़ता है। तब होगा क्या? अतः कीमत के स्थिर होने के कारण औसत आगम AR सीमांत आगम MR के बराबर होता है और मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। बात समझे? जब कीमत स्थिर हो जाएगा, एक समान कीमत चलेगा मार्केट में, एक समान कीमत देना पड़ेगा कस्टमर को भी, इसका मतलब कीमत स्थिर है तो कीमत बराबर होता है AR, औसत आगम वो भी स्थिर रहेगा, और जब AR स्थिर रहता है, बराबर होता है, तो वो MR के इक्वल होता है, MR के बराबर होता है। इसीलिए फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाएगा।
ईडी बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर। ग्राफ बना दीजिएगा, हो जाएगा एक्स अक्ष के समांतर पूर्णतः लोचदार। आगे पढ़िए, अंतिम क्वेश्चन है सवाल नंबर 20, पढ़िए 20 नंबर क्वेश्चन। विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? ये क्वेश्चन आया था मॉडल सेट 2023 में, ठीक है, मॉडल सेट 2023 में क्वेश्चन दिया है, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? बोलिए, हमारा देश को विदेशी मुद्रा क्यों चाहिए? आंसर है विदेशों को उपहार भेजने के लिए। यदि हम विदेशों को उपहार भेजना चाह रहे हैं तो हमको विदेशी मुद्रा का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरा मुद्रा वहाँ थोड़ा चलेगा, तो मेरा मुद्रा के बदले हमको विदेशी मुद्रा का डिमांड करना पड़ेगा। अन्य देशों से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए, अन्य देशों का वस्तु सेवा खरीदना है तो हमको अपना मुद्रा को विदेशी मुद्रा में एक्सचेंज करना पड़ेगा, इसलिए विदेशी मुद्रा चाहिए। विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए, विदेश में कंपनी में पैसा लगाना है तो हमको विदेशी मुद्रा का जरूरत पड़ेगा। विदेश में कारोबार करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, विदेशियों के कर चुकाने के लिए, जो विदेशियों से कर्ज लिए उसको चुकाना है तो हमको अपना देश का मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन सब काम के लिए विदेशी मुद्रा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। विदेशों को उपहार भेजने के लिए, विदेशियों में कारोबार करने के लिए, विदेशियों के कर चुकाने के लिए, अन्य देशों से वस्तुएं सेवा के खरीदने के लिए, विदेशी प्रतिभूति यानी विदेशी कंपनी पर निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब बात है, ये सब कारण है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हम आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।